आज हम करने वाले हैं सर्कल का लेक्चर नंबर 5 और आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं वृत्तों से संबंधित, उसकी स्पर्श रेखा से संबंधित उसके कुछ पॉइंट्स और उसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थ्योरम भी करेंगे और इसके बारे में जानेंगे भी। और हम लोग आज के इस लेक्चर में इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगले वाले पार्ट के, यानी कि अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसके बाद जो हम लोग जानने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके बाद हम लोग सर्किल के एडवांस क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग उनको ही पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से जरा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित क्या, कि अगर वृत्त पर या फिर वृत्त के अंदर या फिर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो क्या वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है वो अभी हम आपको बताने वाले। देखो क्या है कि यहाँ पर हमने 3 कंडीशन ले रखी है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कंडीशन में क्या है, जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित होगा तो क्या वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहाँ से अगर कितनी भी लाइनें खींच दें वो वृत्त को हर जगह पर दो भागों में काट रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हमने एक ये स्पर्श रेखा खींची तो वृत्त को दो भागों में काट रही है, ये दूसरी खींची तो वो भी, यानी कि वृत्त के अंदर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं हो सकता है जो वृत्त पर स्पर्श रेखा के रूप में खींचा जा सके। ठीक है, इस बिंदु से हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर वृत्त पर कोई बिंदु हो तो क्या हम लोग उससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो हाँ, वृत्त पर एक बिंदु हमारे पास पी है और यहाँ से हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर स्थित किसी भी एक बिंदु से हम लोग केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें बताया हमने। और अगर हम बात करें वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है तो इससे हमने देखो स्पर्श रेखा खींच के दिखाई है आपको, हमने इससे खूब सारी लाइनें खींची, लेकिन इससे केवल 2 लाइन, ये पी और पी केवल ये 2 रेखा हैं जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, वृत्त को काटते हुए जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ यानी केवल 2 ही स्पर्श रेखा है जो हम खींच सकते हैं, उसके अलावा हम लोग और स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, किसी एक बिंदु से जो कि वृत्त के बाहर स्थित हो। ठीक, तो अब ये बात तो हमको अब जान गए कि हम लोग की 2 से ज्यादा स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है उनकी जो लंबाई होती है, यानी कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां हैं वो समान होती हैं। ठीक है, तो वो अगर रियलिटी में समान होती है तो उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। हम लोग आगे वाले लेक्चर में सॉरी इसके बाद हम लोग उसको ही करने वाले हैं, उस थ्योरम को ही करने वाले हैं और उसको अच्छे से समझने वाले हैं। देखो ध्यान से क्या है, हम लोग उसको समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है क्या, थ्योरम फर्स्ट क्या लिखा है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची जा सकने वाली 2 स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो बराबर होती है। हमको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, एपी जो है वो किसके, ए क्यू के बराबर है। ठीक है, जो हमारा एपी है वो किसके बराबर है, ए क्यू के। ठीक है, हमको ये बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की लंबाइयां हमको सिद्ध करके दिखाने की ये बराबर होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए देखो क्या करनी है, सबसे पहले रचना करते हैं हम लोग। रचना में क्या है कि इस बिंदु ओ से पी को मिला देंगे, ओ से क्यू को मिला देंगे, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं तो आपस में बराबर भी होंगी, है ना। और हमें एक चीज पता है, देखो जब हम लोग इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एक चीज लिखेंगे, जो ओपी है वो क्या होगा, एपी पर लंब होगा। ठीक है, ठीक, एपी पर लंब है, यानी कि ओपी जो है वो लंब है एपी पर, ये हमको पता है, क्योंकि केंद्र जो त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कि ओ क्यू जो है वो क्या है, ए क्यू पर लंब है। ठीक है, जो ओ क्यू है वो क्या है, ए क्यू पर लंब है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और हमें एक चीज और पता है, एक चीज क्या है ये, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये दोनों त्रिज्याएं तो ये आपस में बराबर होती है, हमको पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 समकोण त्रिभुज हमको मिल गए, क्योंकि यहाँ पर इनका कोण 90 है, इसका कोण भी 90 है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए क्यू में। ठीक है, ओ ए पी और त्रिभुज ओ ए क्यू में, इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, हमको पता है ओपी बराबर होगा ओ क्यू के। ठीक है, ओपी बराबर होगा ओ क्यू के, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, त्रिज्याएं हैं, यहाँ लिख देंगे त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब ए ओ बराबर जो है ओ ए बराबर ओ ए के है, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजाएं। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में क्या है, ये कॉमन है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ए बराबर ओ ए के है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई। ठीक,
लेकिन हमारा जो ओ पी ए है या फिर ए पी ओ एंगल है वो ए क्यू ओ के बराबर है। ठीक है, जो हमारा एंगल है ओ पी ए वो बराबर है हमारा ओ क्यू ए के। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है 90 डिग्री के हैं इसलिए। ठीक है, दोनों हमारे क्या है 90 अंश के, इसलिए तीनों हमारा देखो यहाँ पर क्या हुआ, दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया। जब भी किसी भी त्रिभुज में दो भुजा एक कोण या फिर दो कोण एक भुजा बराबर हो जाएगी तो वो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वंगसम हो जाते हैं। यानी कि त्रिभुज ओ ए पी वो क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए क्यू के सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अगर ये सर्वांगसम हो जाते हैं तो सर्वांगसमता की कंडीशन क्या होती है कि हम लोग बाई सीपीसीटी किन्हीं भी दो मतलब चौथी चीज को बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि हम लोग अगर इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दिया हमने तो हम बता सकते हैं कि ए पी बराबर जो है वो हमारा ए क्यू आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं नाउ ए पी बराबर ए क्यू के, या लिखेंगे सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, यानी कि ये सर्वांगसम त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो भुजा ए पी है वो ए क्यू के बराबर हमने सिद्ध कर दी है इस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो अगर ये थ्योरम समझ में आई हो तो आगे हम लोग जो अगली थ्योरम करने वाले उसको भी ध्यान से समझना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना जरा, हमने ये समझाया तो इसको भी अगर ना समझ में आया तो दोबारा देख लेना, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। चलते हम लोग नेक्स्ट थ्योरम पर, वो क्या है उसको भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सिद्ध ज़्यादा करने के लिए लिखा हुआ है लेकिन ज़्यादा काम है नहीं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, करना क्या है देखो, इसमें इसमें हमारी थ्योरम लिखी है कि यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो देखो वृत्त के बाह्य किसी स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, एक ए क्यू हो गई एक ए पी हो गई। ठीक है, तो हमको बताना नंबर एक, दोनों स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ठीक है, देखो जैसे हम लोग मानते हैं ये हमारी त्रिज्या है, हमें पता है ना, ये भी हमारी क्या है त्रिज्या है, और ये क्या होती है इस पर लंब होती है, ये भी पता है हमको, है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। कहने का मतलब ये स्पर्श रेखा जो केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है ना, ये कोण इसके बराबर हो, ये कह रहा है ना। और कह रहा है उस बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने रेखाखंड, बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने रेखाखंड क्या है, ओ ए है, ये इसका क्या होता है झुकाव। ठीक है, इसका झुकाव दोनों स्पर्श रेखाओं से बराबर होता है। ठीक है, इसका क्या करता है रेखाखंड, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर कोण बनाती हैं। अब ये दोनों रेखाएं जो हैं इस वाली भुजा के साथ में बराबर कोण बनाती है, ये वाला कोण इसके। क्यों? हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये कोण बना हुआ है तो ये जो ओ ए यानी कि इस बिंदु को इससे मिलाने रेखा जो होती है इस कोण का समद्विभाजक करती है। अगर ये टोटल 60 होगा तो किसमें किसमें बांटेगी, 30 और 30 में बांट देती है। अगर ये 90 होगा तो 45 में बांट देती है, बता चुके हैं ना आपको। तो इसी तरीके से हमको बस ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो करना कैसे देखो ध्यान से, पहले वाली कंडीशन को हमने इस तरीके से लिख लिखा है कि अगर ये कोण इसके बराबर करना है, इसका मतलब ए ओ क्यू को, ठीक है, ए ओ पी के बराबर लाना है। और दूसरे वाले में क्या करना है, अगर इन कोण को बराबर करना है तो ओ ए क्यू और ओ ए पी बराबर रखने हैं। ठीक है, ये करना है। तो सिद्ध करने के लिए करना है, हम दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे, त्रिभुज ओ ए पी और ओ ए क्यू में, दोनों त्रिभुजों में हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले हमको पता है कि ओ क्यू बराबर ओ पी के है। ठीक है, ओ क्यू बराबर क्या है ओ पी के है, क्योंकि ये क्या है त्रिज्याएं हैं, ये क्या है त्रिज्याएं हैं। ठीक है, और ओ ए बराबर किसके है ओ ए के, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये क्या है ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, इसलिए ये बराबर है। अब बात करेंगे ए क्यू बराबर है ए पी के, क्यों, क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने कॉन्सेप्ट किया हुआ है उसमें हमने यही सिद्ध किया है कि जो वो बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है उनकी लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी हो गई, समान हो गई। ठीक है, तो ये दोनों समान हो गए। अब हमारे पास तीन भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब क्या, जो त्रिभुज हैं दोनों वो हमारे सर्वांगसम हो गए। ओ ए पी बराबर हो गया हमारा ओ ए पी, जो त्रिभुज है वो हमारा त्रिभुज ओ ए क्यू के सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अब ये हमने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग ये जो कोण है इनको बराबर कर सकते हैं, यानी कि कोण हमारा जो ए ओ पी है वो ए ओ क्यू के बराबर आ सकता है।
ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं और सीपीसीटी से ही, या लिखेंगे सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी। और या तो हम लोग ये कर सकते थे, या फिर हम लोग लिख सकते थे ये वाला कोण ओ ए पी बराबर ओ ए क्यू। ठीक है, ओ ए पी बराबर ओ ए क्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ओ ए पी बराबर हो जाएगा ओ ए क्यू के। ये भी हम लोग सीपीसीटी की हेल्प से ही कर सकते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हम लोगों ने प्रूफ कर दी हैं ला करके, क्योंकि हमको दोनों चीज़ें प्रूफ करनी थी, सीपीसीटी की हेल्प से हमने दोनों ही प्रूफ कर दी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये थ्योरम आपको समझ में आई है तो इसको ध्यान रखना अच्छे से कि ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। ये थ्योरम हमारे आगे के क्वेश्चनों में सॉल्व करने में आसान, हम लोग को आसानी होगी। ठीक है, इसको याद करने का ये तरीका है। इसको, इस थ्योरम को याद रखना, आपको हमेशा ये याद रहेगी। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले एक कॉन्सेप्ट और है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, वृत्त और उसकी रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, जरा उनको जान लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। तो देखो, रेखा और वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है। सबसे पहले क्या है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं और अंतः स्पर्श कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर क्या अंतः स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इनके केंद्र होते हैं, देखो इसका केंद्र और इसका केंद्र, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी जैसे इन दोनों के केंद्र एक रेखा पर स्थित है, वैसे इन दोनों केंद्र क्या एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये देखो एक रेखा जा रही है, इनके केंद्र इसी रेखा पर स्थित होंगे। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आगे चल के ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए बता रहे हैं इसको। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि वृत्त से हम लोगों ने क्या किया, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अगर हमने स्पर्श रेखा खींची है और वो स्पर्श रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है, अगर वो दोनों स्पर्श रेखा क्या है, समांतर है। ठीक है भाई, अगर हम लोग वृत्त पर स्पर्श स्थित किसी भी दो बिंदुओं से स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं और वो समांतर होंगी, ठीक है, या तो फिर अगर हम अगला पॉइंट बोले तो क्या है, अगर किसी एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे तो कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे को काटते हुए जाएंगी। ठीक है, अब इसी चीज को अच्छे से समझो कि अगर हम लोग वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो या तो वो समांतर चली जाएंगी। ठीक है भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास कंडीशन केवल दो होंगी। अगर हमने इसको हल्का सा इधर ले लिया तो ये रेखा कभी ना कभी आगे चल के इस वाली लाइन को काटेगी, है ना। तो या तो वो एक दूसरे को काट सकती है या तो वो समांतर जा सकती है, बस यही दो काम हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों ही कंडीशन आपको बता दी है कि अगर किसी एक बिंदु से खींचेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या होंगी, काटते हुए जाएंगी, और अगर हम लोग आमने सामने लेते हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वृत्तों से संबंधित एक नया कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारे पास एक और है, इसको जानो जरा। यहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम लोग वृत्त पर दो बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचे और वो दोनों स्पर्श रेखा अगर कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, अगर स्पर्श रेखा हमने खींची है और दोनों स्पर्श रेखा जो है हमारी वो कैसी है, समांतर है, तो उनके स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है, ठीक है, ये जो रेखा है ना ए बी, ये इनके स्पर्श बिंदुओं को मिला रही है, ए और बी को मिला रही है, तो यही रेखा जो होगी ना, ये इस पूरे वृत्त का क्या होगी, व्यास होगी। ये रेखा क्या होगी, इस पूरे वृत्त का व्यास होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया एक, ये नई चीज जानने को मिली। अब इसके बाद देखो, अगर हमने वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची हुई है, ठीक है, तो नंबर एक, वो क्या करती है, केंद्र पर समान कोण बनाती है। मतलब ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर होता है। अभी हमने प्रमेय में पढ़ा भी हुआ है और यही चीज बता भी रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है कि इस बिंदु से, ठीक है, जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है, यानी कि इस बिंदु को केंद्र से मिलाने जो रेखा है, ठीक है, इससे स्पर्श रेखा का जो झुकाव होता है, मतलब स्पर्श रेखा का झुकाव मतलब ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले कोण के भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक, और ये दोनों चीजें हमने क्या करी, अभी अभी वाली जो प्रमेय थी उसमें प्रूफ करके दिखाई हैं अच्छे से। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया हो। अब हम चलते हैं एक और, अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, बस ये आखिरी है, इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, आपके सामने जो लिखा है वो क्या है, वो एक चक्री चतुर्भुज सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, तो चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, केंद्र पर संपूरक कोणांतरित करती है। संपूरक कोण मतलब होता है कि ये वाला कोण जो होता है वो इसके बराबर होगा, वो वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट याद रखने का सबसे बड़ा फायदा ये कि क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे अगले 10.2 के, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, 10.2 से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इन सब कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन जो आसानी से हो सके इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था। और ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बहुत बड़े ना हो, और ज़्यादा बड़े हों भी तो हमको आसानी से समझ में आ सके, इसलिए हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं आपको। इनको अच्छे से समझना और दोबारा रिपीट करना अगर ना समझ में आए, जहाँ भी डाउट हो उसको कमेंट करना, तो आपको हो सकता है आगे वाले पार्ट में उस डाउट को भी खत्म कर सके। और 10.2 में जब हम लोग क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें जो भी आपको कमियां समझ में आए या फिर जो भी गलती या फिर जो भी आपको डाउट हो वो भी पूछ सकते हो आप। और आगे आने वाली वीडियो को भी देखो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक करके बुक को सामने रख करके आपके सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को जरूर देखो और लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर भी करो। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।